नमस्कार, सिटी हॉल में आपका स्वागत है। सिटी हॉल के जरिए आपने अब तक कई राजनीतिक और सामाजिक बहसों को सुना है, लेकिन ये पहली दफा है कि हम आपके लिए एक ऐसी बहस लेकर आए हैं या कहें कि ऐसी परिचर्चा लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसकी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 1 घंटे तक टीवी पर बने रहिए और ये जानिए कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसमें कितना जहर मिला है। अगर आपके स्वास्थ्य पर इस तरह के जहरीली पदार्थों का जो आक्रमण होता है उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या नुकसान है, इस तमाम जानकारी को हम इस परिचर्चा के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। और इस खास चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ छतरपुर के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और जाने माने डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी मौजूद हैं, जो बताएंगे कि आपकी सेहत पर इन जहरीले पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही कौन कौन से रसायन हैं जो फलों, सब्जियों या फिर मिलावट की दूसरी चीजों के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचाए जा रहे हैं, उन रसायनों का क्या प्रभाव पड़ता है और वो रसायन हैं कौन से। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा महाविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर पी.के. पटेरिया सर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मिलावट संबंधी कानून के विषय में जानकारी देने के लिए, साथ ही एक महिला के तौर पर जो किचन तक जो जहर पहुंच रहा है उसके विषय में जानकारी देने के लिए सुषमा तिवारी, जो एक वकील भी हैं और एक गृहिणी के तौर पर इस परिचर्चा में शामिल हो रही हैं। सबसे पहले चूंकि बहस को हम शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम आपको ये बताएं कि आप जो खा रहे हैं, जो मुख्य चीजें हैं, जो अहम चीजें हैं, उनमें क्या क्या पदार्थ मिलाए जा रहे हैं और उनका क्या नुकसान है। सर पटेरिया सर, सबसे पहले आपसे अगर बात फलों की करें तो ऐसे कौन कौन से फल हैं जो आमतौर पर लोग ज्यादातर इस्तेमाल में लेते हैं और उनमें कौन कौन से ऐसे जहरीले रसायन मिलाए जा रहे हैं? आज के समय में जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जी, इनमें अधिकांशता मिलावट रसायन की हो रही है। जैसे आप केला लें जी, कैल्शियम कार्बाइड से सीधे तरह से केले पकाए जा रहे हैं जी। तो केला में जो भी एलिमेंट्स हैं जी, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है जी, ये डैमेज होते हैं और इनके कारण जो भी केला अगर आप खरीद के रखें तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 7 घंटे के भीतर ब्लैकनेस उस केले में आ जाती है और दूसरे दिन आप वो केला खा ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं ये निश्चित रूप से अपने पेट में एक जहर के रूप में जा रहे हैं, जिससे आपकी किडनी और लीवर भी मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। कैल्शियम कार्बाइड हो गया केले के लिए जी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे? इसके अलावा जैसे आपका एप्पल है जी, एप्पल में आजकल वैक्स की कोटिंग होने लगी है जी, और मिथिलीन प्रोपीन जो गैस है जी, इससे केला पकाया जाता है। सेब जो सेब पकाया जाता है ताकि वह ज्यादा भी न पक पाए। अच्छा। और उसके ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उसके ऊपर वैक्स की कोटेड कर दी जाती है जी। अब यदि कोई भी मनुष्य जो बीमार है वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप एप्पल खरीदिए। अब एप्पल वो उसी तरह बिना धो के या बिना गर्म पानी में डाले हुए उसको काट के सीधा खा लेता है तो एक तो वैक्स इंटेस्टाइन में आपके एब्जॉर्ब होता है जी। और जो मिथिलीन गैस है वह भी आपके इंटेस्टाइन में प्रभाव डालती है। तो जो आपको स्वस्थ होना चाहिए उससे आप और बीमार दिन पे दिन होते जाते हैं जी। इसके अलावा अगर बात करें सब्जियों की जो आमतौर पर हर घर में यूज हो रही हैं, सब्जियों में भी क्या इस तरह के रसायन मिलाए जा रहे हैं? सब्जियों में तो आपको मैं बतलाऊं कि जैसे लौकी है जी, गिलकी है जी, इनमें ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और आमतौर पे वो जो दूध ज्यादा देने के लिए पशुओं को लगाए जाते हैं और रात में यदि लगा दिया जाए, अब क्या करने लगे ये सीधी डायरेक्ट बॉल में लगाने लगे। अच्छा। तो अगर उसमें 5-6 जब वो छोटे छोटे हैं तो ये मॉर्निंग में ये 3-3, 2-2 किलो के हो जाते हैं और वह तोड़ देते हैं जी। तो इसमें जब भी जैसे अपन मार्केट में जाएं तो जो बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही है बिल्कुल शाइनिंग के साथ वो लौकी अपन को नहीं खरीदना चाहिए, जो रफ एंड टफ है वह खरीदना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये इंडिकेशन है कि अगर अपन ने ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया तो वह एक साइज में एक लेवल में ही ग्रो करते हैं जी, जी। और इस ऑक्सीटॉक्सिन के तो बहुत ज्यादा है, हार्ट में भी इसका इन्फेक्शन होता है, किडनी में भी इन्फेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इनका इन्फेक्शन होता है जी। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें इस तरह के रसायन उपयोग हो रहे हैं? जैसे आपकी परवल है जी। आप अगर मार्केट में जाएं
तो परवल में आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की कोटेड मिलेगा आपको, रंग लगा हुआ। ये करते क्या है कि अपनी एक जो बनाते हैं एक जैसे अपन हिंदी में अपन बोलते हैं चिरई बना दी, है ना, और उसमें उनने ग्रीन कलर का रंग घोल दिया जिसमें कॉपर और निकल के बने हुए हैं रंग, ग्रीन कलर का रंग। अब उसमें वो रात में डाल देते हैं सब्जी, परवल, भिंडी और गिलकी, और सुबह इनको निकालते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश नजर आती हैं, हरी। लेकिन यदि आप निकल या कॉपर का डायरेक्ट सेवन आप कर रहे हैं तो ये अपनी बॉडी में जितने नेचुरल मिनरल्स हैं उनसे ज्यादा नुकसानदायक ये वाले मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में एसिड के रूप में, जैसे इंटेस्टाइन में अपने एसिड है, Cl है, तो वह उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, जिससे आपका मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से स्मरण शक्ति और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इसके पीछे एक प्रमुख वजह आपके खान पान से भी जुड़ी हुई है। फलों को या हरी भरी सब्जियों को देखकर आप लालायित हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद आपके स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर होंगी, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि कितने तरह के केमिकल हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में मिलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी से जानेंगे। सर, जैसा कि सर ने बताया कि केले में कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जा रहा है, एप्पल में मिथिलीन और क्रिप्लिन मिलाई जा रही है, लौकी में ऑक्सीटोसिन के जो पशुओं को इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह के जब तत्व हमारे शरीर में इन चीजों के माध्यम से जाते हैं तो सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक की थोड़ा सा व्याख्या करिए ताकि दर्शक उसको समझ पाए। हाँ, इसके पहले मैं और बता देना चाहूंगा कि आम व्यक्ति तो ये जानता है कि ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं, दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, लेकिन अपन को ये जानकारी भी होना चाहिए कि जो कुछ भी अपन खा रहे हैं या अपन जो मार्केट में खरीद रहे हैं वो उसके पास जो उसमें केमिकल रिएजेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं किस प्रकार से आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन सब्जी उगाते हैं तो पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक खाद उसमें केमिकल खाद डालते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जब खाना वहाँ से बन करके आता है तो खाना प्रिजर्व करते हैं, जब बनाते हैं तो खाना बनाने के समय कंटामिनेशन होता है। इसके बाद जब पैक्ड फूड आता है तो उसकी पैकिंग के समय कंटामिनेशन होता है, उसमें केमिकल्स का उपयोग होता है। इसी प्रकार से जब आपका मार्केट होकर के मार्केट में आ जाता है तो प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग करते हैं, केमिकल्स डालते हैं। तो ये केमिकल्स जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, जो खाद्य पदार्थों को अपन पैकिंग के लिए यूज करते हैं मटेरियल, इसी प्रकार से जो अपन माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाते हैं, इनके अंदर जो केमिकल्स रहते हैं ये सभी के सभी शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अभी तो ये वेजिटेरियन सब्जियां हैं, आप नॉन वेज में भी अगर आप जाएं तो एक जीरोनॉल नाम का प्रोडक्ट होता है, केमिकल होता है जीरोनॉल। जीरोनॉल इसको बीफ में, चिकन में, गोट में इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस प्रकार से ऑक्सीटोसिन लगाने से लौकी, कद्दू इनकी साइज बड़ी होती है, इसी प्रकार से जीरोनॉल लगाने से जो इन बीफ हैं, गोट हैं या चिकन वगैरह इनकी साइज जल्दी बड़ी होती है। अच्छा। और जो इनके प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो सप्लायर्स रहते हैं, उसका ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए इंजेक्शन उसको लगाते हैं। और जीरोनॉल का जो साइड इफेक्ट पाया गया है, ये पाया गया है कि यहाँ तक कि रेटिनल डैमेज या कह सकते हैं कि अंधा भी हुआ है व्यक्ति। और इसके जो मैंने बताया कि जैसे अभी वाजपेयी जी ने बताया कि सेव को पकाने के लिए, केले को पकाने के लिए दवाइयों का रासायनिक उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये जल्दी पक ना जाए, इनको स्टोर रूम में बना के रखने के लिए भी रासायनिक उपयोग किया जाता है। तो चाहे सेव हो, चाहे सेव फल हो, चाहे अंगूर हो, चाहे केला हो, इन सबको डबल केमिकल रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। एक तो जब स्टोर करते हैं तब ये दवा डालते हैं, एक गैस डाली जाती है जिसको कहते हैं मिथिलाइन प्रोपेलिन आइसोप्रोपेलिन गैस। इससे क्या होता है कि जो सेव फल है वो 1 वर्ष तक पकता नहीं है। अच्छा। उसके अंदर जो नेचुरल हार्मोन होता है एथिलीन, उसका प्रोडक्शन रोकता है, जिससे प्राकृतिक तौर पे पक नहीं पाता। और उसको अननेसेसरली फ्रेश बनाए रखने के लिए 1 वर्ष तक उसको ये गैस की सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से अंगूर जल्दी पक ना जाए, स्टोर करने के लिए भी इसी गैस का उपयोग करते हैं। और ये गैस उस फल के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब व्यक्ति उसको खाता है तो शरीर के स्नायु तंत्र में इसका जो दुष्प्रभाव होता है कि यहाँ तक कि मरीज पैरालाइज भी हो सकता है। जी। बच्चे खाते हैं, इरिटेशन होता है, गुस्सैल हो जाते हैं, ब्रेथ होल्डिंग्स करने लगते हैं, कई बच्चों को झटके आने लगते हैं, इवन कई बच्चों को तो कन्वर्सन्स आकर के मिर्गी के दौरे तक आने लगते हैं। तो अंगूर खाकर भी आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे ताकतवर और स्वस्थ बन रहे हैं, क्योंकि आप
सर ने जैसा कि बताया कि बच्चों में जो चिड़चिड़ाहट है या इस तरह की जो बीमारियां हैं वो इस तरह के खाद्य पदार्थों के जरिए भी उनके भीतर पहुंच रही हैं। और देखिए, डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा क्लियर करें, जैसे कैल्शियम कार्बाइड की बात की, जैसे एक मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको अपन आमतौर पर देखते हैं कि सेव बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, ऊपर से आपने कई बार देखा होगा उसके पाउडर लगा हुआ रहता है। जी, वो वैक्सिंग की बात जो कर रहे हैं। हाँ, जो वैक्स कर रहे हैं उसके ऊपर से पाउडर भी लगा देते हैं ताकि हाथ में लगाएं तो आप देखिए पाउडर मतलब महसूस होता है इसके अंदर पाउडर लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो लगाते हैं एक लेड आर्सेनेट नाम का पाउडर होता है, उसको स्प्रे किया जाता है, डालते हैं जी। और ये लेड आर्सेनेट आपका जो पाउडर है जब आदमी खाता है, खासतौर पर बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। इससे मरीज को एकदम चक्कर से आते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो सकता है, किसी हार्टी पर्टिकुलर हाथ पैरों में कंपन आ सकते हैं, कन्वर्सन्स आ सकते हैं, और मतलब जो ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होने लगती है सेब खाने से। अब उसके डिस्टर्बेंस का कारण क्या है? स्प्रे किया गया है उसकी वजह से। उसके डिस्टर्बेंस का कारण क्या है कि सेब में जो मिनरल्स हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक जी, ये जो है, और विटामिन सी, ए और बी जी, तो ये जब अपन रसायन का उपयोग करते हैं तो ये खत्म होने लगते हैं जी। तो जब अगर सेब फल खाते हैं तो सेब फल एक प्रकार से हार्ट डिसीज को बचाता है जी, लेकिन अगर इसमें रसायन का प्रयोग किया जाए तो इससे एनीमिया और अस्थमा जैसे रोग भी होने लगते हैं। तो किस तरह से आपको बीमार किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, ये परिचर्चा सुनने का एक ये भी मकसद है कि आप ये जान सकें कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या मिला है। हालांकि बहुत तकनीकी भाषा आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर केला काला हो रहा है तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे साथ वकील सुषमा तिवारी जी भी हैं, जो एक गृहिणी के तौर पर भी हमारे साथ शामिल हो रही हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं का एक दायित्व होता है किचन को संभालना, और सर लोगों ने जैसे बताया कि किचन के भीतर ही इतने जहर पहुंचा दिए गए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कानून के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इस तरह की चीजों को रोक सके? जैसे कि अभी हमारे साथियों ने बताया है कि खाने के लिए जो उसमें विटामिन वगैरह यूज करना चाहिए, आजकल उसमें ये जो दवाई मिला के, हाँ, केमिकल से मिला के जो बनाया जाता है, उससे सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है। अपन लोग देखेंगे आज मतलब जो शहर के बच्चे हैं वो क्यों खासकर कमजोर होते हैं, भले अपन फल फूल दे, दूध दे, लेकिन उनमें सब में केमिकल्स वगैरह मिलके आता है। उनका स्वास्थ्य गाँव के बच्चों की अपेक्षा बहुत डाउन है, बहुत कमजोर है, चिड़चिड़े हैं, हर तरह से मतलब वो पहले की अपेक्षा आजकल जो पीढ़ियां आ रही हैं, हर तरह से लोग वीकनेस प्राप्त कर चुके हैं। और आज आप गांव में जाके देखिए, वहाँ पे बच्चे क्यों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उन्हें शुद्ध रूप से पूरा खाना मिलता है, वहाँ पे कोई केमिकल्स वगैरह नहीं रहता, शुद्ध सब्जियां मिलती, शुद्ध फल मिलता। और जो अपन लोग यहाँ पे शहर में यूज करते हैं, कम रहती है, आबादी ज्यादा रहती है, तो लोग उसमें केमिकल्स मिला के कि हमारा ज्यादा यूज हो, लोग लें, देखने में अच्छा लगे, हरा ताजा रहे, चाहे वो जितना भी नुकसान करे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका फर्क कहाँ जाता है? बच्चों के ऊपर, खासकर जो छोटे बच्चे हैं। अब अपन बाजार से फल फूल लेते हैं, उन्हें देते हैं, तो यही सोच के कि हमारे बच्चे के ऊपर इसका असर शायद फायदेमंद होगा, लेकिन कभी मतलब अपन ने इस बात पे गौर नहीं किया कि जो अपन फल फायदे के लिए दे रहे हैं उसका कितनी % नुकसान हो रहा है, उसमें ऐसा क्या केमिकल्स मिलाया गया है जो फायदा कर रहा है। कि अपन तो अपने तरफ से यूज कर ही रहे हैं कि वो हमारे बच्चे की सेहत बना रहा, लेकिन क्या वाकई में वो सेहत बनाता है या बिगाड़ता है? क्या कानून में कोई रास्ता है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाए? कानून के अनुसार सन 1954 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसका नाम खाद्य अपमिश्रण अधिनियम रखा गया था। 1954 से ये एक्ट लागू हुआ है। इसमें प्रत्येक जिले में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है और उन निरीक्षकों के द्वारा वहाँ पर जांच पड़ताल भी की जाती है। सैंपल लेके प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। अगर उसमें केमिकल्स ज्यादा दिखाया गया या पाया गया कुछ भी जो उसमें दिखाया कि इसमें नुकसान वाली ज्यादा चीजें हैं तो उनके ऊपर केस भी जाता है। फिर सीजीएम कोर्ट में जो जिले में मुख्य सीजीएम कोर्ट बनाया जाता है वहाँ पे ये केस पेश होता है और अगर इसमें ये अपराधी पाया गया या कोई ऐसा जो इसने कार्य किया है नुकसानदेह है उसमें खाने में जो मिलावट यानी मिलावटी रूप में जो खाना यूज हुआ है तो उस हिसाब से सीजीएम कोर्ट में इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का इसमें जुर्माना होता है। जी।
तो जैसा कि मैडम बता रही थी, पिछले अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि दूध में मिलावट करने वालों को तो फांसी दे देनी चाहिए, जिस कदर दूध को मिलावटी बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगर बात सिर्फ दूध की ही करें, जैसा कि सर ने बताया कि ऑक्सीटोसिन इसमें मिलाया जाता है। मैंने कहीं सुना था कि जो पशुओं को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिससे वो ज्यादा दूध देने लगते हैं, और जब वो पशु मर जाते हैं तो उनका शव खाने के बाद गिद्धों की जो प्रजाति है वो खत्म हो रही है। तो जब इतना जहरीला है, और कौन से प्रभाव इसके हमारे शरीर पर पड़ते हैं? देखिए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। जब किसी पौधे में, फल में ऑक्सीटोसिन को लगाया जाता है तो उसकी मात्रा एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के साथ लगाई जाती है, जबकि फल मुश्किल में 1 किलो 1.5 किलो का होता है। वो इंजेक्शन जो 70 किलो और 80 किलो के आदमी के महिला को लगाया जाता है, तो जब 1 किलो के फल में लगाएंगे तो उसकी मात्रा उसमें अंदर बहुत अधिक कंसंट्रेशन हो जाएगा, और जब उसी फल को अपन यूज करते हैं तो वो हार्मोन बॉडी में जाकर के हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देता है। मेडिकल में उसका क्या इस्तेमाल है? उसका मेडिकल इस्तेमाल ये है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करेगा तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिससे पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, उससे पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाएंगे, बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाएंगे। बिहेवियर डिसऑर्डर का मतलब बच्चा जो अचानक गुस्सैल हो जाता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, जो मर्जी में चाहेगा वही करता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कन्वर्सन्स आने लगते हैं। इसी प्रकार की महिलाओं में अप्रत्याशित गर्भपात भी हो सकता है। कई महिलाओं के प्रेगनेंसीज में आने में भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इतना दुष्प्रभाव होता है कि मनुष्य के आर्टेज में जिसको डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इनका भी एक फैक्टर ये है कि जैसे वो ऑक्सीटोसिन मिली हुई जो इंजेक्शन लगाते हैं वो जाकर के ब्रेन को दुष्प्रभावित करते हैं, और ब्रेन का दुष्प्रभाव होने के कारण मनुष्य, जो आम आदमी ऑलरेडी आज के जमाने में टेंशन में रह रहा होता है, वो टेंशन को और बढ़ाता है और जाकर के डिप्रेशन की बीमारी में से चला जाता है। सर, ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है, क्या उसका चिकित्सा में कहीं इस्तेमाल होता है? क्यों मार्केट में बिकता है? देखिए, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जननी को या गर्भवती प्रसूताओं को जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस समय लगाया जाता है, ताकि उसके जो गर्भाशय का जो बच्चे डिलीवरी होने के बाद में सिकुड़न है वो प्रॉपरली सिकुड़न हो जाए और खून ज्यादा ना बहे। उसका दुरुपयोग, क्योंकि वो सस्ता इंजेक्शन आता है, जीवन रक्षक इंजेक्शन है, शासन ने उसकी ड्रग उसकी जो प्राइस पे कंट्रोल करके रखा है, तो बहुत सस्ता होने के कारण उसको लोग बाग दुरुपयोग करते हैं। भैंस को लगाते हैं, उससे दूध भी ज्यादा बनता है, दूध ज्यादा बनता है, वही दूध की मात्रा अपन बच्चे जो न्यू नेट्स होते हैं, जो जन्म से होकर के पैदा होकर के निकले होते हैं, वो दूध पीते हैं, बच्चे पीते हैं, इन्फेंट्स पीते हैं और एडल्ट्स पीते हैं। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव छोटे बच्चों पीता है, पड़ता है, जो सिर्फ इसी दूध को पी रहे होते हैं, जो टॉप फीडिंग का दूध पी रहे होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि मदर मिल्क 6 महीने तक लगातार सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि मनुष्य बच्चे का जो ब्रेन की जो ग्रोथ है प्रथम वर्ष में ही सबसे ज्यादा होती है। मेंटल मैच्योरेशन इसके बाद होता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है, जो बढ़ाव होता है, वो जन्म होने के बाद 1 वर्ष के अंदर ही मैक्सिमम होता है। और ऐसे में ही ये हार्मोन वाला जो दूध बच्चा पीता है वो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को दुष्प्रभावित करता है, उससे मेंटल परफॉर्मेंस घट जाता है, उसका लर्निंग परफॉर्मेंस घट जाता है, उसके बिहेवियर डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं, ये सब चीजें। सर, आपसे जानना चाहेंगे इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है जब ऑक्सीटोसिन जो प्रसूता महिलाओं के लिए बना है और फिर उसको भैंस को लगाया जाता है, गाय को लगाया जाता है, उससे फिर दूध ज्यादा निकलता है, जब हमारे शरीर में ये पहुंचता है तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? और एक सवाल और, क्या ऐसे दूध को पहचानने की भी कोई तरकीब है? हाँ, ऐसे दूध में जैसे आजकल ऑक्सीटोसिन का तो जैसे अपन ने बताया कि इंजेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल 99% सिंथेटिक मिल्क का उपयोग हो रहा है। जितने भी धार्मिक स्थान है अपने, हरिद्वार हो या बनारस हो या कभी इस तरह के आयोजन हो कि जहां लाखों लीटर दूध लगना है, तो अब उतना प्रोडक्शन तो है नहीं, लेकिन मार्केट में सिंथेटिक दूध का प्रयोग किया जाता है। अब सिंथेटिक दूध कैसे बनता है? यूरिया, डिटर्जेंट उसमें मिलाया जाता है। आप उसकी बात कर रहे हैं जो पाउडर मिलता है, मिल्क पाउडर? नहीं, वो नहीं, जो बनाया जाता है। अच्छा, जैसे अपन ने यूरिया मिलाया, डिटर्जेंट मिलाया और 100 मिलीग्राम ओरिजिनल दूध, अच्छा, और उसमें पाम ऑयल, और फिर इसको मिक्स करते हैं ग्राइंडर से, तो इसमें झाग आ जाते हैं और वो लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल दूध है।
लेकिन यदि सिंथेटिक दूध है तो अपन उसमें यूरिया का टेस्ट करते हैं, बायोयूरिया टेस्ट लगाते हैं, तो उससे अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सिंथेटिक दूध है। अब यदि यूरिया का सेवन बच्चा या कोई भी एडल्ट करता है उस दूध डिटर्जेंट और यूरिया का, तो आप सोचिए कि एल्कली के साथ साथ आपका यूरिया जो जा रहा वो यूरिक एसिड को तो इंक्रीज कर रहा आपकी बॉडी में, जिससे आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, आपकी किडनी इफेक्ट होती है। तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है सिंथेटिक दूध, और आजकल मार्केट में इसकी बहुतायत में प्रचलन है। अपने छतरपुर से ही अपन देखें 4 चिलर प्लांट अपने यहाँ है। छतरपुर में दूध का प्रोडक्शन 60,000 लीटर है, जिसमें 30,000 लीटर चिलर प्लांट से कैश में दूध वाले से दूध लेके अपने टैंकर में बाहर जा रहा। अब खपत 60,000 की है और 30,000 बाहर चला गया, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ दूध किस लेवल पे आ रहा है। लेकिन इस ओर प्रशासन को या जो राजनेता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब छतरपुर में 60,000 लीटर की खपत है दूध की और प्रोडक्शन है, तो वो बाहर ना भेज के और यही भले उसके रेट बढ़ा दें, लेकिन लोगों को दाम में मतलब स्वच्छ मिलना चाहिए। आजकल आदमी के पास पैसे की वो नहीं है। आज अपन सांची का दूध 42 रुपए या 38 रुपए ले ही रहे हैं, लेकिन अपन को वो 2 दिन बाद आ रहा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। इनमें सब में प्रिजर्वेटर मिलाए जाते हैं। प्रिजर्वेटर मतलब एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। अब अगर सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटर के रूप में मिला है तो वह अपनी बॉडी में उसकी एक सीमा है, उसके आगे वह बॉडी में दुष्प्रभाव डालता है। सर देखिए बेंजोइक एसिड के विषय में बताएं। सॉरी जी बिल्कुल। बेंजोइक एसिड क्या है कि मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, खास तौर पर जितने आपके कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, फ्रूट आते हैं, सॉस आते हैं, जैम आते हैं, इनमें अधिकतर में बेंजोइक एसिड का उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। और ये बॉडी में पहुंचने के बाद में आपके एंजाइमेटिक सिस्टम को, जिससे आपकी पूरी पाचन क्रिया संपन्न होती है, पूरी एंजाइमेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपको अपच होता है, उल्टियां होती हैं, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, और यहाँ तक कहीं जाने के बाद में मैलिग्नेंट चांसेस भी ये कर सकता है स्टमक के, जो पित्ताशय होता है, रमाशय होता है, और में ये मैलिग्नेंट के कैंसर के भी कारण बन सकता है। और अभी आपके छतरपुर इलाके में गाल ब्लैडर के कैंसर बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, पित्ताशय का कैंसर बहुत मिला है। ये एक कारण हो सकता है कि ये इसका जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं और जो अपन फास्ट फूड यूज करते हैं, एक्चुअली फास्ट फूड का नाम को चेंज करके केमिकल फूड कर देना चाहिए। ये केमिकल फूड ही है जो पूरी की पूरी बॉडी को तहस नहस कर रहे हैं, और आज की तारीख में डायबिटीज जिस तेजी के साथ बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं फास्ट फूड के ही कारण हो रही है, जिनमें कि प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है। सर एक सवाल आपसे, सर जिस तरीके से आपने बताया कि केमिकल रिएक्शन ऑक्सीटॉक्सिन का होता है, क्या आम आदमी भी घरों में आने वाले दूध को पहचान सकता है कि इसमें ऑक्सीटोक्सिन है? क्या कोई उसमें ये उसका तो ये है कि आप उसमें यूरिया का टेस्ट लगाएं जी, और यूरिया का टेस्ट में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर करें तो एमाइड अपने आप आ जाता है जी। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि आजकल मिठाइयाँ जो बन रही हैं जी, उसमें मावा में 90% मिलावट है जी। जो भी मावा आ रहा बाहर से जी। अब अगर सही मावा आपको खरीदना है जी, तो टिंचर आयोडीन की 1 ड्रॉप एक टेस्ट ट्यूब में मावा लें जी, उसको गर्म करें, उसमें टिंचर आयोडीन की 1 ड्रॉप मिलाएं तो ब्लू कलर आ जाएगा। अगर ब्लू कलर आ रहा तो इसका मतलब है कि मावा नकली है, और ऐसा मावा आप मत यूज करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा मावा खाएंगे तो जैसा डॉक्टर साहब ने बतलाया कि इससे आपकी डायबिटीज तो बढ़ेगी ही और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, अब कोलेस्ट्रॉल जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे अपने 2 प्रकार के होते हैं, एसडीएल और एलडीएल। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। मैडम से एक सवाल जान लेते हैं, एक उत्तर आपसे भी चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये मिलावट हो रही है, क्या आम आदमी के पास कोई एक रास्ता है, कहाँ कोई जाकर इस तरह की शिकायत कर सकता है या ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सकती है? मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है, वो किस तरीके से इन चीजों की शिकायत कर सकता है? वैसे तो जिले में एक सीजीएम कोड है जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहा जाता है।
खाद से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी शिकायतें होती हैं, उन्हीं के माध्यम से निपटाई जाती हैं। और उपभोक्ता फोरम भी एक रास्ता है जिसे जाके डायरेक्ट आम जनता जाके सीधे उनसे शिकायत करके, उसमें वकीलों की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जाके अपनी समस्या बता सकती है, उसका निवारण भी उन्हें वहाँ से मिल जाता है। क्या इस तरीके से स्पष्ट है कि जो जहर या जो जहरीले केमिकल कहना चाहिए जो इन चीजों में मिलाए जा रहे हैं, क्या कहीं परिभाषित किया गया है कानून में कि इस तरह के केमिकल मिलाने वालों को सजा होगी? जैसे कि अभी बताया था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 से लागू है, उसके पहले ऐसा कोई एक्ट नहीं था। जब से 1954 में लागू हुई, लेकिन उसमें ज्यादा इतने कठोर प्रावधान नहीं दिए गए थे। तो अभी हाल ही में 2013 में एक एक्ट निकाला गया है अधिनियम के द्वारा, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसमें 3 साल से मतलब और ज्यादा कठोर से कठोर प्रावधान देने का इसमें एक्ट बनाया गया है, क्योंकि जैसे जितना भी लोगों को मतलब बताया जाता है, कानून के बारे में जानकारी दी जाती है, तब भी लोग इतना जागरूक नहीं होते हैं। उस हिसाब से प्रत्येक जिले में एक निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जिससे वो इन लोग मतलब निरीक्षण करते हैं, जानकारी लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या मिलावटी हो रहा है या उसका निकालते हैं निवारण। फिर उस हिसाब से सजा का भी प्रावधान है। क्योंकि ये सजा पहले कम थी, तो अब इसे 2013 में एक्ट नया बनाया गया है, जिसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान आया है। डॉक्टर साहब, एक मैं आपको बतलाऊं, बिल्कुल सर, यूरोप में चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, वहां पर कोई भी अगर प्रोडक्ट है, चाहे मिल्क हो, चाहे मिठाइयाँ हो या चॉकलेट हो, उनमें सब में कंटेंट्स की मात्रा रहती है और उन्हें लिखना पड़ता है, एक्सपायरी डेट भी लिखना पड़ती है। अपने यहाँ सिर्फ ये मेडिसिन में यूज होता है, लेकिन फूड एडल्ट्रेशन या खाद्य पदार्थों में मिलावट में इसका यूज नहीं होता। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो कानून में ये प्रावधान है कि ये चीजें इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन आम जनता के लिए हर दुकानदार को उसमें मिलाना चाहिए कि इसमें खोवा इतने % है, शुगर इतने % है, मिल्क इतने % है और एरर्स इतनी है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अपनी मतलब कंट्री में कि किसी भी, चाहे जितना भी बड़ा शोरूम हो, चाहे जहां से भी आप लें, लेकिन उसमें कहीं भी कंटेंट्स नहीं लिखे जाते कि इसमें मिलावट किस चीज की है। तो आम आदमी इसको कभी समझ नहीं सकता और इसी तरह समाज में इन चीजों के द्वारा विकृतियां आ रही हैं। और ये जो सर ने बतलाया कि हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, ये आप देखें कि आज 5 साल का बच्चा है लेकिन उसको चश्मा लग रहा है, उसको शुगर लेवल उसका बढ़ा हुआ है, जबकि उसे इस एज में ये कुछ नहीं होना चाहिए। तो आईसाइट वीक होने के कारण भी ये है कि जो एडल्ट्रेशन हो रहा फूड में, वह बच्चे दिन प्रतिदिन ले रहे हैं। और बच्चों में तो यह है कि उन्हें जो टीवी में दिखता है वह चीज उन्हें लेना है, वही चीज बिकती है। तो जंक फूड हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, अब जो अजीनोमोटो वगैरह इतने नुकसान करते हैं, लेकिन इनके बिना कोई भी चाइनीज डिश नहीं बनती। तो सबसे जरूरी तो ये है कि मार्केट में जो भी दुकान है, चाहे वह मिल्क की हो, चाहे वह मिठाई की हो, उसमें उन्हें ये लिखना चाहिए कि इसमें कंटेंट्स कौन कौन से मिलाए गए हैं। जी, उससे काफी स्पष्ट हो जाए। एक बहुत सारे लोगों के लिए सर एक सवाल मेरे पास है, ताकि क्योंकि इस प्रोग्राम को देख रहे कई सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं या हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं। क्या इन 2 रोगों पर इनकी उत्पत्ति के लिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन का होना भी जरूरी होता है, या फिर जिनको ये रोग हैं उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं ये केमिकल? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, हार्ट डिसीज और डायबिटीज ये दोनों ही शरीर की हार्मोनल और एंजाइमेटिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे ही शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और कार्डियक डिसीज दोनों के ही बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा, मनुष्य स्ट्रेस में आएगा, तनाव में जाएगा, कैटाकोलामाइंस का सिक्रीशन होगा, हमारे शरीर में रासायनिक तत्वों का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो शरीर के अंदर हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो पंप करने की क्षमता है, वो घटेगी। आदमी को जल्दी ही जलने फिरने में हाफी आने लग जाएगी, दूर दूर चलेगा तो हाफी आ गया, चल नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाता है। और इनरिवर्सली जो हाइपरटेंशन है वो जाकर के पैंक्रियाज के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो आर्टरीज जा रही हैं, जो ब्लड सप्लाई पैंक्रियाज को हो रही है, वो पैंक्रियाज को डैमेज करेगी। तो जो भी व्यक्ति हाइपरटेंसिव होगा, ये माना जाता है कि 15 साल के अंदर वो डायबिटीज भी हो जाएगी। अच्छा। और डायबिटिक्स वाला भी, क्योंकि उसके अंदर
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, जिससे आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, फैट जिसको कहते हैं जो जमा होने लगता है, आर्टरीज थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, और ब्लड प्रेशर तो नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ब्लड मात्रा अंदर जा रही है और ल्यूमन छोटी हो गई तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर का हो जाएगा। तो डायबिटीज ब्लड प्रेशर को जन्म देती है और ब्लड प्रेशर डायबिटीज को जन्म देता है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जब शुरुआत करते हैं। जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन अगर पेंक्रियास में नहीं हो रहा तो वो डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करता है बॉडी में इंसुलिन। अब इंसुलिन की यदि मात्रा कम हुई तो डायबिटीज आपकी इंक्रीज होगी, और डायबिटीज का जो डॉक्टर साहब ने बतलाया मेन कारण हाइपरटेंशन ही है। डायबिटीज का ये नहीं है कि आपने अगर मिठाई खा ली तो आप डायबिटीज, वो तो सीधा सीधा फंडा ये है कि जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उतनी कैलोरी बर्न हो। लेकिन आजकल लॉन्ग सिटिंग और कट चाय ये लोगों के अंदर इतना ज्यादा हो गया है, और आपको 2 कदम भी जाना है तो आप स्कूटर से जाते हैं। तो जब तक आपकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी पूरी तरह फंक्शन मतलब नहीं कर पाती, जिस कारण ब्लड में डायबिटीज की मात्रा बढ़ जाती है। उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम कुछ शामिल करेंगे जो मैगी खाने के आदी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में स्वास्थ्यवर्धक चीजें ही खाइए। हम लौट कर आते हैं और बताएंगे कि मैगी खाने वाले बच्चे या जंक फूड खाने वाले बच्चों के लिए क्या चेतावनी है। छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी हॉल में आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी मात्रा जहर की है। ब्रेक के बाद इस पहले सेगमेंट में हम 2-3 खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो आप पानी पी रहे हैं उसमें कितना जहर है, बच्चे मैगी खा रहे हैं उसमें कितना जहर है, और जंक फूड, बिस्किट, चॉकलेट्स, इन सब चीजों में कितना जहर है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पानी में जो आमतौर पे जिसे कहा जाता है कि गंदा पानी आ रहा है या पीला पानी आ रहा है या खारा पानी आ रहा है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? अब देखिए, पानी जो है उसमें ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक मिनरल्स दोनों रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। अब आपको ये, अगर आपने घर में देखा हो कि अगर अपन गर्म पानी करते हैं एक उसमें, तो उसके चारों तरफ एक व्हाइट लेयर बन जाती है बर्तन में। तो ये जो सिलिकेट्स हैं, ये सिलिकेट्स जब अपने बर्तन में बना लेते हैं तो जब अपन ये पिएंगे बिना प्यूरिफिकेशन के, तो किडनी में क्या है, प्रोटीन की एक लेयर है, किडनी पार्चमेंट है, फिल्टर। अब उसमें ये क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, तो जो किडनी में जो स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो पानी की टर्बिडिटी है, ये टर्बिडिटी 270 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 150 से 270 टर्बिडिटी क्या कहलाता सर? अब ये टर्बिडिटी क्या है, ये हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करती है। इनकी हार्डनेस 118 से 202 ppm, मतलब पार्ट पर मिलियन, इतनी इनकी टर्बिडिटी होना चाहिए। और पानी की अगर पीएच वैल्यू जो इसकी है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन, पीएच वैल्यू का मतलब है कि एसिड और बेस के बीच की स्थिति, जो उदासीन, जैसे पानी में कोई स्वाद नहीं है, पानी उदासीन है, जैसे अपन न्यूट्रल कहते हैं। तो इसकी पीएच वैल्यू 7.2 से 7.9 तक होना चाहिए, चाहे वह मिनरल वाटर में अपन देखें और चाहे घर के पानी में देखें। तो कॉलोनी में यदि अपन ने मकान बनवाया है या जहां पानी की सप्लाई है, तो मेरा उनसे आग्रह है कि टर्बिडिटी जरूर चेक कराएं पानी की। यदि पानी की टर्बिडिटी 300 के ऊपर है
तो निश्चित रूप से उन्हें आरओ का प्रयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी में या बच्चों में किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शन ना हो, स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। क्योंकि पानी निश्चित रूप से 7 या 8 लीटर पर डे एक आदमी पीता है, और यदि पानी में ये मिनरल्स बड़े हैं, प्रोटीन, इसके पोटेशियम और सोडियम की संख्या ज्यादा है, तो ये भी बॉडी में मतलब अनबैलेंस डेवलपमेंट कर दे। सर ये एक थोड़ा सा आप बता दें, फिर समाधान सर से पूछेंगे। बिस्किट में या जंक फूड में या मैगी में भी कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो जानना जरूरी है? देखो, मैगी में तो मैदा है जी, स्टार्च है और आउट, इनसे ही मैगी बनाई जाती है। लेकिन जो मैगी का मसाला है जी, उस मसाला में देखना पड़ता है कि उसमें अजीनोमोटो की संख्या ज्यादा तो नहीं है, एलिमेंट ज्यादा तो नहीं है जी। जो अपन सॉस यूज कर रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटर की नकली तो नहीं है कहीं, सोडियम बेंजोएट की जगह और कोई प्रिजर्वेटर तो नहीं मिला है जी। ये चीजें यदि अपन देखें, यदि मैगी अपन घर में बना रहे और उसमें टमाटो सॉस या ये चीजें ना मिलाएं अजीनोमोटो, तो मेरे अंदाज से कि मैगी बच्चों को नुकसान नहीं करती है। और आजकल तो क्या है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनिक ग्रेन्स भी ज्यादा हैं। जैसे अपन अपने यहाँ देखा गांधी आश्रम में, दूर न जाए अपन, गांधी आश्रम में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से और ऑर्गेनिक उससे ही खेती की जाती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बतलाया था कि जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें पेस्टिसाइड्स मिले होते हैं, उनमें अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये ज्यादा संख्या मात्रा में होती है फर्टिलाइजर्स में। तो जब इसमें अपन पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो उससे जो सब्जियां पैदा होंगी वो निश्चित रूप से अपने बॉडी के लिए हानिकारक होंगी। लेकिन यदि घर में अपन जैसे किचन गार्डन डेवलप करें, छोटा सा अपन आंगन है उसमें अपन अपनी खुद की सब्जी लगाएं, तो उस किचन गार्डन से ये लाभ होगा कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम कहते हैं आप गमले में धनिया की पत्ती लगा दें, मिर्च लगा दें, छोटी सी जगह में आप नींबू लगा दें, गिलकी लगा दें, तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया पानी में टर्बिडिटी 270 से ज्यादा अगर हो तो नुकसानदायक है। मेडिकली क्या नुकसान है इसका? कौन कौन से रोग निर्मित हो सकते हैं इस तरह के पानी को पीने से? देखिए, पानी में यदि शुद्धता नहीं है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु भी पानी के साथ में आते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण पानी में ज़्यादा आते हैं, और लवण की मात्रा शरीर में जो गुर्दा होता है एक पर्टिकुलर क्षमता होती है जिसको वो बाहर निकाल सकता है। यदि लवण की मात्रा गुर्दे की क्षमता से ज़्यादा है तो एक तो गुर्दा को ओवरलोड वर्क करना पड़ेगा, तो गुर्दे पर प्रभाव पड़ेगा। कणों की लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से शरीर के अंदर पथरी, गुर्दे में पथरी बनेगी, मूत्राशय में पथरी बनेगी, फिर मूत्राशय और गुर्दे के बीच में जो नली होती है उसके अंदर पथरी बन जाती है। इसी प्रकार से अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, जो कीटाणु ज़्यादा हैं, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अमीबा हो, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां देगा। जैसे पीलिया फैल सकता है, पेचिस पा सकती है, लोगों के पेट में दर्द बना रहता है जिसको कोलाइटिस कहते हैं। उन्होंने कहा साहब खाना खाते थोड़ी देर बाद लेटरिन जाना पड़ता है, पेट में हाजमा ठीक नहीं रहता। तो ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो आंतों के डिसऑर्डर्स होते हैं, आंतों में जो बीमारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां इसी कारण से होती हैं। साथ में पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि पानी का स्रोत अपन किसी ऐसे तालाब से ले रहे हैं जहाँ से खेतों का पानी बह करके तालाब में एकत्रित हो रहा है, जैसे आपके छतरपुर में ही विभिन्न तालाबों से पानी सप्लाई किया जाता है, ये सोचने की बात यह है कि उन तालाबों में जो वाटर, उनका जो ड्रेनेज एरिया है वो विभिन्न प्रकार के खेतों से होकर के जाता है पानी, और वो खेत जिनमें रासायनिक खादों का उपयोग किया गया होता है, वो रासायनिक खादों के जो तत्व हैं वो पूरा का पूरे उसी पानी में जा रहे होते हैं। और उसी पानी को जो अपने यहाँ आकर के फिल्टर करके दिया जाता है तो रासायनिक तत्व जो उसके अंदर हैं, जो नाइट्रेट्स हैं, जो फास्फेट्स हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर में अंदर जाते हैं। और नेचुरली जब नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा जाएगा तो नुकसान करेगा। जब नाइट्रेट्स बॉडी में जाकर के नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रेट्स कार्सिनोजेनिक होता है। जी, इसमें मेरा एक छोटा सुझाव है आम पब्लिक के लिए कि जिनके यहाँ आरओ नहीं है जी, वह मार्केट से क्लोरीन की टैबलेट खरीद सकते हैं जी। और क्लोरीन की एक टैबलेट एक बाल्टी पानी में आप डाल दें तो उसमें बैक्टीरिया
और ये वायरल खत्म हो जाते हैं। जी। और अगर क्लोरीन की टेबलेट भी नहीं खरीद सकते जी। तो मार्केट में टाटरी आती है, जी। उस टाटरी को भी अगर अपन पानी में घोल दें जी। तो उसका वो आयोनाइजेशन कर देती है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं जी। वह उसके नीचे बैठ जाती हैं और फिर छान के उस पानी का प्रयोग अपन कर सकते हैं। सर, एक डॉक्टर होने के नाते ये तो आपने बता दिया कि आप फल भी खा रहे हैं उसमें भी जहर है, सब्जी भी खा रहे हैं उसमें भी जहर है, जंक फूड में भी जहर है। अब ये बताइए कि एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या खाने की सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि इतना सब कुछ जहरीला है तो आप क्या खाएं? अब हम समाधान की तरफ शुरू से शुरू करते हैं। जन्म के समय से ही जी। बच्चे को बाहरी रासायनिक तत्वों से बचाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि शुरुआत के 6 माह तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। जी। इसके बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसको ऊपर से टॉप फीडिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसमें आप गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, और कोशिश करें कि आप ऐसी डेयरी से लें जो ईमानदारी से काम कर रहा हो, जो मिलावट न कर रहा हो, जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन न लगा रहा हो। वैसे तो हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि हर घर में एक गाय बांधी जाए और उस गाय का दूध बच्चे पिए। तो ये यदि संभव ना हो सके तो कम से कम 10-5 घरों के बीच में कर गौशाला बना सकते हैं और उसका दूध बच्चों को पिलवाएं। इसके बाद बच्चे के लिए घर में जो भी बनता है घर के बना हुआ खाना खिलाएं। लोग बाग जो सीरियल्स खिलाते हैं उन्हें कहा ये बाजार से खरीद कर ले आए साहब, वो घोल करके पिला देते हैं, क्या कहते हैं सेरेलैक वगैरह। ये सेरेलैक ना खिलाएं, उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप घर में बना हुआ आटा उसका हलवा बना लें, रवा का हलवा बना लें, आलू का हलवा बना लें और अपने बच्चों को खिलाएं। शेष इसी प्रकार से जो बड़े हैं, ग्रोन अप बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं, उनको आमतौर पर माँ क्या करती है कि सवेरे सवेरे ब्रेड सेंक दिया और उसमें जैम या सॉस लगा दिया और बच्चों को भेज दिया। ब्रेड और सॉस और जैम ये सब के सब केमिकली कोटेड हैं। ब्रेड में एक पोटेशियम ब्रोमाइड नाम का तत्व पाया जाता है जो आटा के साथ में मिलाया जाता है, जो उनका व्हीट फ्लोर रहता है जी। और पोटेशियम ब्रोमाइड गैस्ट्राइटिस करता है, एसिडिटी बढ़ाता है और ये नॉन कार्सिनोजेनिक है। पोटेशियम ब्रोमाइड जी, ये नॉन कार्सिनोजेनिक है। और ऐसे बच्चों को जो अपन सवेरे सवेरे ब्रेड देने की हमेशा की आदत डाल लेते हैं, कैजुअली कभी कभार देना तो ठीक है, लेकिन रूटीन में नहीं देना चाहिए। घर में अपने पराठे बनाएं, पूड़ी बना दें, हलवा बना दें और बच्चों को खिलाएं। इसी प्रकार से गृहिणी और मालिक का भी कर्तव्य बनता है कि घर में छोटा मोटा किचन गार्डन बना ले, जैसा कि अभी बच्चे जी ने बताया, और उससे निकलने वाली सब्जियां का उपयोग करें। बाजार में ऐसे लोगों को डिस्करेज करें जो इंसेक्टिसाइड्स की उपयोग की हुई सब्जियां लाते हैं। कोशिश करें जहां पर जो बायो खाद का उपयोग करते हैं, जैसे गांधी आश्रम वाले करते हैं, ऐसी जगहों से खरीदा जाए। इसी प्रकार के फल भी, कुछ लोगों के पपीता भी ऐसे खेतों में लगे हुए हैं जो सिर्फ किसी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते, वो नीम की पत्ती का रस मिला करके उसमें छिड़कते हैं और उसको उपयोग करें। जी जी, तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे फाइनल सवाल और एक आखिरी उत्तर, एक महिला होने के नाते भी आपके दिमाग में क्या समाधान नजर आता है, साथ ही कानूनी तौर पर क्या समाधान है, संक्षिप्त में वो भी बता दीजिए। क्या है, खाने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर ही आती है। सुबह से जब उठती है तो सबसे ज्यादा यही टेंशन रहती है कि आज खाने में क्या बनाए, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। आजकल पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई बेकार ही है। जैसे कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के ये बने वो बने, और पढ़ाई भी हाई लेवल की हो गई है आजकल। पहले बहुत नॉर्मल तरीके से होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो उस हिसाब से अगर बच्चों को अपन पूरा संतुलित पोषण आहार नहीं देंगे तो क्या बच्चों का दिमाग विकसित होगा? शायद नहीं। उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, जैसे अधिकतर अभी बताया हमारे साथियों ने कि अधिकतर मान लो उठती है, सुबह से उठ के ब्रेड, पोहा या फिर ये मैगी वगैरह बना के टिफिन में भेज देती है। तो क्या इससे बच्चों को फायदा करता है या नुकसान करता है? शायद नुकसान। क्यों? खाली पेट में अगर बच्चा ये खाएगा तो जो बच्चा सबसे पहले सुबह उठ के जो भोजन ग्रहण करता है उस शरीर उसका उसी से विकास होता है। बाकी जो दोपहर या रात में जो भोजन खाते हैं उसका शरीर पे मतलब असर नहीं आता है। इसलिए अपन को, हर माँ को ये चाहिए, जो बच्चा स्कूल जा रहा है खाली पेट है, सुबह से उठ के मुश्किल होता है तैयार होना, तो आप उन्हें क्या देंगे सुबह से? तो मेरा मानना ये है कि बच्चे देखो खाते तो है नहीं है, जिद करते हैं, दूध देते हैं, हर कोई दूध देता है, लेकिन क्या वो दूध फायदा करता है? शायद नहीं। खाली पेट में दूध भी नुकसान करता है।
इसलिए अपन को उस दूध में समाधान क्या देखती है आप? उस दूध में अपन लोग रात को मसाला फुला सकते हैं, काजू किशमिश वगैरह, और सुबह पीस के दे सकते हैं दूध में मिला के। वो नुकसान भी नहीं करेगा और संतुलित पोषण आहार होगा। और दूसरा, अपन चाहे तो उसको ब्रेड और मैगी और जो अपन देते हैं पोहा वगैरह, उसकी जगह ग्रीन वेजिटेबल, भले रोटी 2 रखे, पूरी पराठा वैसे भी नुकसान करता है, रोटियां आप 2 रखे, लेकिन ग्रीन सब्जी ज्यादा रखे। क्या है, बच्चे ग्रुप में आते हैं तो वो देख के एक दूसरे का जरूर खाते हैं। अकेले भले ना घर में खाना खाएं, लेकिन जहाँ देखेंगे 4 बच्चे खा रहे तो अपने टिफिन में जो भी होगा वो खा लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप ग्रीन सब्जी सुबह बना के टिफिन में, भले आपको प्रॉब्लम हो तो आप इतना कोशिश करके अपने बच्चों का मतलब ध्यान रखिए और सब्जियों का इस्तेमाल वही करें जो किचन गार्डन की बात इसके है। लिए क्या हमारा है, भी थोड़ा सा सुझाव है बिल्कुल सर। कि प्रकृति ने हमें वो सब चीजें दी हैं जो बॉडी में जरूरी है, मिनरल्स, जी। और जो जिनकी कॉस्ट भी कम है। जैसे आज सीजनल, आज अमरूद आ रहा, अमरूद में कोई मिलावट नहीं है। जी। सिंघाड़ा आ रहा, जी। सिंघाड़े में प्योर आयोडीन होती जी। है ना। आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने आप तल के बच्चों को रख सकते हैं। जी। गाजर में कैरोटीन्स है, जी। टमाटर में लाइकोपीन है, जी। ये मूली में कैल्शियम है। जी। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है नहीं। और ये सस्ती हैं, आम आदमी की पहुंच में है। जी। तो यदि इन चीजों को की सलाद बना के, जी। पालक आपकी सस्ती है, प्योर आयरन है उसमें, जी। जी। इन चीजों की सलाद बच्चों को रखें। सिंघाड़ा आप तल के नमक नमकीन करके और उनके टिफिन में रख दें, एक अमरूद रख दें आप, जी। तो तो ये ज्यादा कारगर हैं बजाय पूड़ी और पराठे के, जी। जो बच्चों को वो मिनरल्स देंगे जो उनकी ग्रोथ के लिए जी। जरूरी है। तो आज की इस परिचर्चा का उद्देश्य आपको डराना या धमकाना बिल्कुल नहीं था, सिर्फ आपको ये बताना था कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसमें कितने जहरीले पदार्थ हैं। एक बड़ा विषय है और इस तरह की कई परिचर्चाएं इस विषय पर की जा सकती हैं। हम समय समय पर फिर इस तरह की परिचर्चाएं आयोजित करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका खान पान ठीक होना कितना जरूरी है। आज के इस सिटी हॉल में इतना ही। और मैं आपको बधाई देता हूँ, जी सर, पेप्टेक टाइम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज से जुड़े हुए इन मुद्दों को उठाया, जिससे जनमानस में इसका लाभ मिलेगा। जी सर, धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग अगर ना होते तो एक विशेषज्ञ के तौर पर ये जो तकनीकी जानकारियां थी वो हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। तो इस परिचर्चा के माध्यम से आपने जो कुछ भी सुना, कोशिश कीजिए कि उसका पालन कर सकें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बेहतर खान पान दे सकें। आज की इस परिचर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।